एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी एंड अदर सोर्सेज से ली गई न्यूज़ को होलिस्टिकली एनालाइज किया जाएगा आपके प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए। ये लेक्चर आपके यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीएसएस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट एंड उपयोगी साबित होगा। लेक्चर से रिलेटेड वैल्यू एडिशन की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दी जाएगी, जिसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वहाँ जाना है, ज्वाइन करना है चैनल डेली करंट अफेयर की पीडीएफ्स के लिए। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कल वीडियो नहीं बन पाई क्योंकि मुझे स्टमक रिलेटेड इशू था, हेल्थ इशू था मुझे, इसलिए। मोटिवेशनल कोट क्या है आज का? सक्सेसफुल पीपल डोंट फियर फेलियर बट अंडरस्टैंड दैट इट्स नेसेसरी टू लर्न एंड ग्रो फ्रॉम देम। यानी कि अपनी जो फेलियर है, आपकी जो मिस्टेक्स हैं, आपकी जो रास्ते के रुकावटें हैं, ठीक है, उन्हें पार करते हुए मिस्टेक्स से सीखते हुए आगे बढ़ते जाना है अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस। इंडेक्स देखते हैं क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। एक मिनरल मिला है स्मैग्माटाइट। ये माना जा रहा है कि कार्बन को सीक्वेस्टर यानी कि कैप्चर कर सकता है। लॉस एंड डैमेज फंड को COP28 में ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है, ठीक है। एक ये एडिटोरियल है, ये वाला एडिटोरियल इंटरव्यू के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। द लीडर इंडिया नीड्स टू बी एंड गवर्नर से रिलेटेड एक रूलिंग आई है सुप्रीम कोर्ट की, पढ़ेंगे और क्विक रिवीजन करेंगे गवर्नर को आपके प्रीलिम्स एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो एक गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट का आजकल जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, जो टसल चल रहा है, वो भी इम्पॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू के लिए, ठीक है। पहले इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देखते हैं। अ मिनरल प्रोड्यूस्ड बाय प्लेट टेक्टोनिक्स हैज़ अ ग्लोबल कूलिंग इफेक्ट। स्टडी ने ये फाइंड आउट किया है। एक मिनरल मिला है क्ले मिनरल सी फ्लोर में, जिसका नाम क्या है? स्मैग्माटाइट। ये इसके पास एबिलिटी है कि ये कार्बन को सिक्वेस्टर कर सके, कैप्चर कर सके फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। जब ओशनिक क्रस्ट क्या होती है? क्रश होती है। ये वाले मैंने प्लेट टेक्टोनिक्स आपको बहुत डीपली एनालाइज करवाया है, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक्स को मैंने आपको अच्छे से करवाया है। उसमें ये बताया गया था कि जब प्लेट्स आपस में क्रश करती हैं या टकराती हैं, या थोड़ा घर्षण इनके बीच में होता है, तो वोल्केनिज्म आता है, ओके, भूकंप आता है। उसी से एक मिनरल भी वहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है। कौन सा? स्मैग्माटाइट। अब स्मैग्माटाइट में ये सी फ्लोर का जो सी बेड होता है ना, वहाँ पे ये ऐसे सेटल हो जाता है और कार्बन को सिक्वेस्टर करता है, कार्बन को कैप्चर करता है। कार्बन सिक्वेस्टरेशन का मतलब क्या होता है कि कुछ नेचुरल एंड मैन मेड यानी कि आर्टिफिशियल चीज़ों से, यानी कि कुछ मशीन्स हो गई या फिर नेचुरल जो होते हैं ना, फॉरेस्ट वगैरह, आप उनको ग्रो करवा के कार्बन को सिक्वेस्टर कर रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड एक जो रह रही है एटमॉस्फेयर में और हार्म कर रही है हमारी अर्थ को, सिक्वेस्टरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखा जा रहा है कि स्मैग्माटाइट को क्या यूज़ किया जा सकता है कार्बन को सिक्वेस्टर करने के लिए या कार्बन के इमिशन को कम करने के लिए। जो मुर्रे यानी कि जो रिसर्चर है, उन्होंने इसमें कुछ पोटेंशियल देखा है कि जो पर्माफ्रॉस्ट रीजन है ना, उसके शोर में हम इसे यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं स्मैग्माटाइट को, ठीक है। और ये स्मैग्माटाइट कार्बन को सिक्वेस्टर यानी कि कैप्चर करने में हेल्प करेगा। स्मैग्माटाइट ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्मैग्माटाइट आ सकता है, उसमें एक स्टेटमेंट आ जाएगा कि क्या ये कार्बन सिक्वेस्टरेशन भी कर सकता है, वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, क्योंकि पढ़ लिया है हमने। यस, स्मैग्माटाइट कार्बन को कैप्चर कर सकता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़, $475 million pledged to climate disaster fund in good start to meet, यानी कि COP28 जो दुबई में हो रही है,
ठीक है, वो एक प्रॉमिसिंग नोट पे वो ओपन हुई है कि जो लॉस एंड डैमेज फंड बनाया गया था पिछले साल COP27 में, वो इस साल ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है, यानी कि वहाँ पे अब कंट्रीज़ ने अपना अपना योगदान देना शुरू किया है। ठीक है, लॉस एंड डैमेज फंड को पढ़ना यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। लॉस एंड डैमेज फंड कब आया? COP27 में। अबाउट $475 मिलियन वॉज इमीडिएटली कमिटेड टू द फंड। यूरोपियन यूनियन कितनी दे रही है? $275, और जो होस्ट कर रहा है UAE, ठीक है, $100 मिलियन, और बाकी की कंट्रीज़ भी हैं। ठीक है, जैसे कि जर्मनी ने प्रॉमिस किए हैं $100 मिलियन, UK 70 मिलियन, US 17.5 मिलियन, जापान 10 मिलियन। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन उतनी तो ज़रूरत नहीं है, बट ये ध्यान रखना है हाँ कि काफ़ी सारे कंट्रीज़ अपनी अपनी तरफ से यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रही हैं। ठीक है, लॉस एंड डैमेज फंड COP27, ये UN का जो एनुअल क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस होता है COP वाला, मैंने आपको ये करवाया था 2-3 दिन पहले। ठीक है, लास्ट ईयर कहाँ पे हुआ था? इजिप्ट में, शर्म अल शेख में हुआ था। वहाँ पे ये लॉस एंड डैमेज फंड बनाया गया। ये लॉस एंड डैमेज फंड क्या करता है? ये डेवलपिंग कंट्रीज़ को फंड देता है, कुशन देता है, सहारा देता है वो कंट्रीज़ जो जूझ रही हैं क्लाइमेट की वेगरीज से। ठीक है, क्लाइमेट ने जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करी है, लाइक सूखा पड़ गया है, फ्लड आ गया है, या बहुत बड़ा कोई डिज़ास्टर आ गया है, ठीक है, जिसका लिंक कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज से किया जा सकता है, उन कंट्रीज़ को फंड देने की बात यहाँ पे कही गई है। क्योंकि डेवलपिंग कंट्री एक लंबे समय से बैटल कर रही हैं कि उन्हें फंड चाहिए क्लाइमेट रेजिलेंट होने के लिए, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास उतना फंड नहीं है। और जो डेवलप्ड कंट्री है वो क्या कहा जाता है उन्हें? हिस्टोरिकल इमिटर्स, कि वो बहुत पहले तो इमिट कर चुके, अब वो डेवलप हो गए हैं, अब उन्होंने कंट्री को भी क्लाइमेट रेजिलेंट बना दिया है। यहाँ पे फर्स्ट कौन रही है? डेवलपिंग कंट्रीज, आइलैंड नेशन। ठीक है, जो स्मॉल आइलैंड नेशन है वो सी लेवल जैसे जैसे राइज हो रहे हैं ना, वैसे वैसे वो डूबने की कगार पर आ गए हैं। UPPCS RO ARO जो एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए ये वाला इम्पॉर्टेंट है फैक्ट। COP28 के प्रेसिडेंट कौन है? सुल्तान। ठीक है, सुल्तान अल जाबिर इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आपका जो एग्ज़ाम आ रहा है ना उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये वाले प्रेसिडेंट का नाम रखना। ये UAE के मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है। ठीक है, मिनिस्टर हैं। यहाँ पे ये थोड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वाली न्यूज़ कि WMO ने, यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 को सबसे हॉटेस्ट यानी कि वार्मेस्ट ईयर करार किया है। ठीक है, कि सबसे ज़्यादा गर्म ईयर कौन सा है? 2023। WMO ने क्या बोला? ऑब्जर्व्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 3 मेन ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, हाईएस्ट थे 2022 में, और ये 2023 में भी कंटिन्यू करते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन बढ़ता जा रहा है, वार्मिंग होती जा रही है ग्लोब की। वार्मिंग जो हो रही है उसके इतने डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस है। ठीक है, अब कैटास्ट्रोफिक डिज़ास्टर्स आ रहे हैं, उससे डील करने के लिए छोटे छोटे जो कंट्रीज़ हैं, जो डेवलपिंग नेशंस हैं, उन्हें फ़ंड चाहिए। इसीलिए लॉस एंड डैमेज फंड का यहाँ पे बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे देखेंगे, इंडिया द लीडर इंडिया नीड्स टू बी। यहाँ पे थोड़ी बहुत हिस्ट्री बताई गई है इज़राइल एंड पैलेस्तीन की, जो बहुत ही एंशियंट हिस्ट्री यहाँ पे बताई गई है, वो तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट जो रीसेंट डेवलपमेंट है या इंडिया का क्या स्टैंड है या स्टैंड है पैलेस्तीन इज़राइल के इश्यू में, वो यहाँ पे पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंटरव्यू में इस बार पक्का पूछा जाएगा। ठीक है, इतने काफ़ी दिनों से ये न्यूज़ चल रही है, आपको ये टॉपिक हॉलिस्टिकली प्रिपेयर करना है प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन।
Israelis Jews have incontestable right to this land, यानी कि ऑथर कह रहे हैं कि इसराइल के लैंड पे इसराइल का एक राइट है। फिर ये आगे चल के कहते हैं कि पैलेस्तीन भी अपनी जगह सही है, पैलेस्तीन का भी राइट है क्योंकि पैलेस्तीन के साथ भी बुरा हुआ है। ठीक है, इन 1919 पैलेस्तीनियन मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियन constituted 90% of Palestinians population। अब वहाँ पे इसराइल अपनी सेटलमेंट्स बढ़ाने में लगा हुआ है। In 1948 about 7 lakh Palestinians were expelled and forced to migrate from the land of Israel और पैलेस्तीन यानी कि पैलेस्तीन से के लैंड से उन्हें बाहर निकाल दिया गया था with their right to return denied। क्रिएशन ऑफ अ परमानेंट जो स्टेटलेस पीपल। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पैलेस्तीन को उनका राइट नहीं मिल पा रहा है उनका अपना स्टेट इस्टेब्लिश करने के लिए और उनकी लैंड में वापस आने के लिए, जिस ट्रॉमा से पैलेस्तीनियंस गुजरे थे। वही सेम इशू चल रहा है इसराइल के साथ भी। द स्टेट ऑफ इसराइल अरोज ड्रिवन बाय हॉलोकास्ट। हॉलोकास्ट मैंने आपको पढ़ाया था एक दिन, ठीक है, हॉलोकास्ट डे के दिन। 6 million European Jews were systematically murdered under heinous Nazi regime in Germany and its occupation of Europe। यानी कि बुरा तो यहाँ पे इजराइली के साथ भी हुआ है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, इंडिया की क्या पॉलिसी रही है स्टार्टिंग से। इंडिया ने हमेशा एक ब्रिज बनाने की कोशिश की है बिटवीन पैलेस्तीन एंड इसराइल, क्योंकि हम अपना भी स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट देखते हैं और एक ब्रिज की तरह काम करते हैं। हम किसी की तरफ अपना झुकाव नहीं रखते। ठीक है, India's policy towards Israel and Palestine has historically been a principled one. India identified with the Palestinian struggle in 1950। ठीक है, हम भी आज़ादी को लेकर हमने भी बहुत बड़ा स्ट्रगल झेला था। ठीक है, वही देखते हुए इंडिया ने उस समय पैलेस्तीन का स्ट्रगल भी रिकॉग्नाइज किया। ठीक है, इंस्पायर्ड बाय अ वेव ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स अक्रॉस द ब्रिटिश एम्पायर, इंडिया वोटेड अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ पैलेस्तीन। यानी कि 1947 में इंडिया ने अगेंस्ट वोट किया और ये पहला नॉन अरब स्टेट था जिसने रिकॉग्नाइज किया पैलेस्तीन की गवर्नमेंट को, यानी कि पैलेस्तीन के रिप्रेजेंटेटिव को। ठीक है, और हम भी वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज़ है जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया स्टेट ऑफ पैलेस्तीन इन 1988। जब आप इंटरव्यू में आर्ग्यूमेंट्स देंगे तो आप कुछ ये फैक्ट वगैरह भी याद रखेंगे, बिना फैक्ट के आर्ग्यूमेंट्स नहीं प्रेजेंट करनी। ठीक है, फैक्ट रखेंगे तो आप ज़्यादा अवेयर लगेंगे टुवर्ड्स दिस करंट इश्यू। इट हैज़ मेंटेन्ड एक डिप्लोमेटिक रिलेशन हमने पैलेस्तीनियन अथॉरिटी के साथ हमने बनाए रखा है। ठीक है, एड भी जा रही है अभी भी, मॉनिटरी असिस्टेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्पोर्ट्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज़ है वो इंडिया पे ये आरोप लगा रही हैं कि आप पैलेस्तीन की तरफ तरफ अब ज़्यादा झुक रहे हैं। आपका जो पहला एक नज़रिया था बिल्कुल न्यूट्रल होने वाला नज़रिया, वो बदल रहा है और झुक रहा है पैलेस्तीन की तरफ। बट यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। मोर रिसेंटली इसराइल पे जो अटैक हुआ है हमने उसे भी कंडेम्ड किया है, उसकी भी कड़ी निंदा की है। ठीक है, अभी भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अभी कुछ दिन पहले बोला था कि हम 2 स्टेट रेजोल्यूशन चाहते हैं, सॉल्यूशन निकाला जाए थ्रू नेगोशिएशंस, डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश किए जाएं। ठीक है, इंडिया एब्सटेन्ड यूएन रेजोल्यूशन फ्रॉम ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस इन गाजा। इसका मतलब ये क्या है कि हम पैलेस्तीन की भी तरफ है और इज़राइल की भी तरफ है। हम इज़राइल की भी सिचुएशन अभी समझ रहे हैं और पैलेस्तीन की भी। दिस स्विचिंग अप पोजीशन, अब ऑथर कह रहे हैं कि कभी आप यहाँ चले जाते हैं, कभी आप वहाँ चले जाते हैं। आपको एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है अपनी फॉरेन पॉलिसी में। While India has a significant footprint in global affairs, Israel-Palestine conflict में एक लिमिटेड
पार्टिसिपेशन है इंडिया का। अब क्या करना है, क्योंकि हमारा जो रिलेशन है ना वो गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ थोड़ा है, मतलब ज़्यादा है। वेस्ट एशिया के साथ हमारे काफ़ी स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अपनी अगर स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को देखना है तो हमें वहाँ पे पीस इस्टेब्लिश करने में हेल्प करनी होगी और एक लीडिंग रोल प्ले करना होगा। अब यहाँ पे ऑथर ना कुछ पॉइंट्स दे रहे हैं जो इंडिया को करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू के लिए। वी कुड पुश इजराइल एंड पैलेस्टीनियन अथॉरिटी टू रिज्यूम डायरेक्ट नेगोशिएशंस, यानी कि आप कम से कम बातचीत करिए। बातचीत के ज़रिए क्या है, पीस इस्टेब्लिश करने की कोशिश करिए, क्योंकि पीएम मोदी ने अभी कुछ महीनों पहले बोला था कि इट इज़ नॉट द एरा ऑफ वॉर। ठीक है, यहाँ पे युद्ध मत करो, यहाँ पे डिप्लोमेटिकली इश्यूज़ को सॉल्व करो। और यही हम कर रहे हैं चाइना पाकिस्तान के साथ भी। चाइना के साथ इतने सालों से बाउंड्री डिस्प्यूट है, बट हम फिर भी क्या, हम डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन मतलब नेगोशिएट हम करते हैं बातचीत के ज़रिए। ब्रिक्स में जो मीटिंग हुई थी वो भी इनफॉर्मली दोनों मिले थे, तब भी उन्होंने बाउंड्री डिस्प्यूट की बात करी, क्योंकि हम वॉर पे भरोसा करते ही नहीं। ये एंशिएंट इंडिया से चलता आ रहा है हमारे इंडिया में। ठीक है, यहाँ पे ऑथर क्या बोल रहे हैं कि वी कुड पुश इजराइल एंड पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, यहाँ पे डायरेक्ट नेगोशिएशंस की बात हो रही है, फॉर एस्टैब्लिशिंग अ सॉवरेन इंडिपेंडेंट एंड इकोनॉमिकली वायबल स्टेट ऑफ पैलेस्टीन। अब पैलेस्तीन एक अलग स्टेट बनाने की मांग अगर चल रही है, इतने सालों से चल रही है, तो ये आगे भी चलती रहेगी। आगे भी वॉलेंस होगा। हमस एक रेडिकल ग्रुप है ही, वॉलेंस करने के लिए वो इधर उधर के लोगों को यूज़ करेगा। ठीक है, वायलेंस के लिए। और जाने किसकी जाएंगी, सिविलियंस की। ठीक है, ताकि पीस इस्टेब्लिश हो इजराइल में भी और पैलेस्तीन में भी। हमस का जो ये कार्य है ना वो एक कड़ी निंदा डिजर्व करता है। ठीक है, होल्ड ऑन टू होस्टेज एनी फर्दर वॉयलेंस, यानी कि अब जो भी हिंसक कार्य वहाँ पे होने वाला है या होगा उसे कॉल आउट कर दिया जाए, यानी कि उसे रोक दिया जाए इमीडिएटली। क्योंकि देखिए, हम कोई सा भी सॉल्यूशन पीस अगर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं ना, तो सबसे इमीडिएट चीज़ क्या होनी चाहिए, किसी की जान ही ना जाए। ओके, इमीडिएट हमें रोकना होता है वॉयलेंस। आप ये चीज़ बोलेंगे इंटरव्यू में। ठीक है, सिमिलरली इजराइल माइट बी पुश्ड टू रिमूव सेटलमेंट्स इन द वेस्ट बैंक, यानी कि वेस्ट बैंक वाली मैंने स्टोरी आपको बताई है, वेस्ट बैंक गाजा। ठीक है, जो अल अस्क जो मतलब मॉस्क है, ये थर्ड होलीस्ट साइट है। ठीक है, मुस्लिम्स की आफ्टर मक्का एंड मदीना। ये वाली चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं। तो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि वेस्ट बैंक से भी इजराइल को वहाँ से हटाना चाहिए, इजराइल को अपनी सेटलमेंट्स हटानी चाहिए। जो होस्टेज बनाए गए हैं उसे रिलीज़ करना चाहिए और एक्सेसिव फोर्स से रुकना चाहिए। ठीक है, जो फोर्स यूज़ किया जा रहा है, जो रेड्स हो रही हैं हॉस्पिटल्स में, मतलब न्यू बॉर्न बेबीज़, इन्फेंट्स वहाँ पे मारे जा रहे हैं। ठीक है, ये इस फोर्स से खुद को एब्सटेन करना है, मीन्स खुद को रोकना है। इंडिया कैन रीस्टैब्लिश इट प्रिंसिपल्स अप्रोच टू द टॉपिक हाईलाइटिंग द मेरिट्स ऑफ नॉन वॉलेंट स्ट्रगल फॉर द पैलेस्टीनियंस, यानी कि हमने भी नॉन वायलेंस भी हमने कहीं ना कहीं देखा था। जो गांधी जी की आइडियोलॉजी थी नॉन वायलेंस, हमने वो भी रखी थी अपने इंडियन स्ट्रगल में। हमें उसी चीज़ से मतलब इंस्पायर करना है पैलेस्टीनियंस को कि नॉन वायलेंस करके भी, यानी कि अहिंसा से भी आप अपने स्टेट को पा सकते हैं। as well as the use of strategic patience and democratic co-option by Israel। ठीक है, इजराइल क्या है, अभी थोड़ा पेशेंस बनाए रखे, नेगोशिएट करके बात को आगे बढ़ाए और पीस वहाँ पे इस्टेब्लिश करे। आपको इंटरव्यू में किसी की साइड नहीं लेनी, ना इजराइल ना पैलेस्तीन, दोनों अच्छे हैं दोनों बुरे हैं। ओके, आपको इंडिया की जो आइडियोलॉजी है, इंडिया से आपको इंस्पायर करना है दोनों कंट्रीज़ को कि वायलेंस छोड़ो, पीस इस्टेब्लिश करो। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे SC, गवर्नर्स एक्टिंग एज द चांसलर्स नॉट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स। यहाँ पे क्या होता है
कि जो गवर्नर है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से बाउंड होता है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है कि अगर वो चांसलर्स की कैपेसिटी में रोल कर रहा है तो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस से बाउंड नहीं करता। ठीक है। इन सिचुएशन वेयर दिस स्टैट्यूट मेक अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट अथॉरिटी, जैसे कि चांसलर एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इनके रोल बहुत अलग अलग हैं। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट मतलब गवर्नर, चांसलर मतलब गवर्नर, बट रोल अलग अलग हैं। ठीक है। वो जो पावर्स एंड ड्यूटीज़ वो जो परफॉर्म कर रहा है एक चांसलर के रूप में, चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी, ये चीज़ गवर्नर चैप्टर में है। ठीक है, कि जो कि वो एक चांसलर की तरह भी काम करता है यूनिवर्सिटीज़ का। अगर वो चांसलर का रोल प्ले कर रहा है तो मिनिस्टर्स की एडवाइस को सुनने के लिए बाउंड नहीं है। यहाँ पे देखेंगे एक क्विक रिवीजन अबाउट गवर्नर। Governor's appointment, his powers and everything related to the office of governors had been discussed in कहाँ पे, आर्टिकल 153 to 162 इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है। गवर्नर ड्यूअल कैपेसिटी में एक्ट करता है, एक हेड ऑफ द स्टेट और दूसरा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। गवर्नर एक सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए, किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए, ना पार्लियामेंट ना स्टेट लेजिस्लेचर्स, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। नॉर्मली 5 साल का टर्म होता है इनका, बट मतलब टर्मिनेट किया जा सकता है रिज़ाइन करके, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, प्रेसिडेंट को एडवाइस कर रहे हैं कि आप गवर्नर को हटा दीजिए। ठीक है। ऐसे डिसमिसल ऑफ गवर्नर्स विदाउट अ वैलिड रीजन इज नॉट परमिटेड। However, it is the duty of the president to dismiss a governor whose acts are upheld by the court as unconstitutional and malified। यानी कि वो गवर्नर जिसके एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि असंवैधानिक है, उसे हटाने की ड्यूटी प्रेसिडेंट की है। ठीक है। इश्यूज़ मैंने आपको ये कुछ दिन पहले डिस्कस करवाया था अच्छे से। इश्यूज़ क्या है, जो नॉन रूलिंग पार्टी है ना, यानी कि जो अपोजिशन वाली पार्टीज़ है स्टेट्स में, जैसे कि केरला, राजस्थान एंड जो वेस्ट बंगाल के जो मिनिस्टर हैं उनसे दिक्कत रहती ही है गवर्नर से। ठीक है। नॉन अपोजिशन वाली पार्टीज़ कह रही हैं कि गवर्नर बिना किसी रीज़न के हमारे बिल्स को विद हेल्ड किया जा रहा है, क्योंकि एक टाइम लिमिट तो प्रिस्क्राइब नहीं है कि जो गवर्नर है वो इतने दिन में बिल को वापस कर देगा। ठीक है। क्या क्या पावर्स होती है गवर्नर्स के पास अगर स्टेट लेजिस्लेचर्स उन्हें बिल दे रहे हैं तो बना के। ठीक है। या तो वो एसेंट दे, मतलब हामी भरे, या विद हेल्ड करे, या दे किसे, प्रेसिडेंट को। ठीक है। प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर दे वो बिल। बट यहाँ पे क्या है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, मतलब यहाँ पे रिकंसिडर करने के लिए भी दिया जा सकता है। ओके, कि स्टेट लेजिस्लेचर से बोला कि आप रिकंसिडर करिए, उसके बाद मुझे बिल दीजिए। जो रिकंसिडर करके बिल आएगा उस पर गवर्नर को मोहर लगानी पड़ेगी, अपने साइन करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे गवर्नर क्या कर रहा है, कोई टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब है नहीं कि इतने दिन में वापस देना ही पड़ेगा, तो गवर्नर एक टाइप ऑफ पॉकेट वीटो ले रहा है कि पॉकेट में रख लिया बिल, मैं नहीं देता, जाओ। ठीक है। अब यहाँ से स्टेट गवर्नमेंट्स को दिक्कत हो रही है, क्योंकि देखिए डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म को मेंटेन करने के लिए हमें लॉज भी लेके आने होंगे, राइट। अब इतने सारे लॉज, यानी कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली बोला है कि 3-4 साल से गवर्नर हमारे लॉज को, बिल्स को विदहेल्ड किए जा रहे हैं। तो देखिए जो लॉज एक कंट्री के सही संचालन में काम आने चाहिए थे वो गवर्नर के पॉकेट में है। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पर ये बोला था कि हम इसके बारे में कुछ सोचेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट एंड एब्सोल्यूट पावर नहीं है गवर्नर के पास कि वो विदहेल्ड करे बिल्स को। एक बैलेंस बना के चलना होगा बिटवीन डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म।
ठीक है, ये इशू काफ़ी दिनों से है, अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है इंटरव्यू के लिए। मेंस में भी ये पूछा जा सकता है कि रिसेंटली जो विदहेल्ड करने की पावर है उसके बारे में क्या क्या रूलिंग्स हैं सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, स्टेट गवर्नमेंट अगर हिसाब से नहीं चल रही है तो प्रेसिडेंट रूल वहाँ पे लगा दिया जा रहा है। मिसयूज़ भी हो रहा है। ठीक है, मिसयूज़ मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी गवर्नर को कह रही है कि ऐसा करो, क्योंकि स्टेट में ऑपोजिशन पार्टी है। गवर्नर की जो डिस्क्रिशनरी पावर है टू इनवाइट द लीडर्स ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी अलायंस और पोस्ट इलेक्शन टू फॉर्म द गवर्नमेंट, ये भी मिसयूज़ की जा रही है। ये डिस्क्रिशनरी पावर है। ठीक है, किसकी? प्रेसिडेंट की भी और गवर्नर की भी, तो इसका भी मिसयूज़ हो रहा है। ये गवर्नर फेवर कर रहे हैं अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। यहाँ पे कुछ कमीशंस ने रिफॉर्म्स सजेस्ट किए हैं, आपको कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट कमीशंस याद रखने हैं। मेन कौन से हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन एंड सरकारिया कमीशन। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने क्या रिकमेंड किया है? गवर्नर रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट रोल हैज़ टू बी ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव यानी कि फैक्ट्स के बेसिस पे होना चाहिए, आप अपनी मन मर्जी नहीं चला सकते। आपके पास फैक्ट होने चाहिए कि हाँ इस वजह से प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है। ठीक है, सरकारिया कमीशन क्या कहती है? आर्टिकल 356 का बहुत रेयर केसेस में यूज़ होना चाहिए। इट बिकम्स अनएवॉइडेबल टू रीस्टोर द ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो रहा है स्टेट में, अगर वो अवॉइड नहीं किया जा सकता तो ही 365 आर्टिकल का यूज़ करना चाहिए, तो ही प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज करना चाहिए। ठीक है, अगर अभी सुप्रीम कोर्ट से कोई रूलिंग आएगी ना, ये गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट का टसल जो मैंने अभी बताया अबाउट विद हेल्डिंग द बिल्स, वो भी आप नोट करेंगे अपने इंटरव्यू के लिए भी, उसमें भी बोलना है आपको ये चीज़। ठीक है, क्योंकि ये रीसेंट डेवलपमेंट है, आपको अपना आंसर बहुत अवेयर लगवाना है, मेंस में भी और इंटरव्यू में भी। ठीक है, आज के लिए न्यूज़पेपर में था बस इतना ही। मिलते हैं कल। लेक्चर से रिलेटेड वैल्यू एडिशन के PDF टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दी जाएगी, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ जाना है, ज्वाइन करना है आपको। डेली करंट अफेयर के PDFs के लिए आपको आज के आज ही नोट कर लेना है, आपको खुद के बनाए हुए नोट्स पे रिलाई करना है, PDFs के पीछे नहीं भागना है। खुद के नोट्स रहेंगे तो वो जल्दी जल्दी रिवाइज भी हो जाते हैं। आपको प्रीलिम्स से भी पहले, मेन से भी पहले और इंटरव्यू से भी पहले नोट्स को रिवाइज करना पड़ता है। उसके लिए PDFs नहीं खुलेंगी फिर बाद पे, आपके खुद के नोट्स खुलने चाहिए। ठीक है, तो मैं जिस दिन पढ़ाऊँ उस दिन लिख लेनी है सारी चीज़ें, अपने आंसर्स में अप्लाई करना है और रिवाइज करते जाना है। एक दिन उसी दिन रात को सोने से पहले रिवाइज कर देना और 3 to 4 डेज़ के गैप में या संडे को आपको रिवाइज करना है। ठीक है, तो मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।